हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, मतलब हमारा 5th चैप्टर क्लास 8th का, जो बात करता है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, क्या कारण था जिससे लोगों में इतना गुस्सा जो है वो उत्पन्न हुआ 1857 में। जो ब्रिटिशर्स अभी तक पॉलिसीज लॉज लेके आ रहे हैं, लोगों पे इतना जुल्म कर रहे हैं और हर किसी पे, ठीक है, वो राजा हो, रानी हो, कोई आम लोग हो, सब पे, इवन आर्मी के ऊपर भी, तो उसका गुस्सा जो है वो निकलता है 1857 के रिवोल्ट में। चलो देखते हैं जो पॉलिसीज़ और पीपल। देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ देखी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, किस तरीके से वो सब्सिडरी अलायंस लेके आती है, किस तरीके से वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आती है, ठीक है, किस तरीके से ट्राइबल लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको फॉरेस्ट एरिया से निकाला जाता है, फोकस किया जाता है कि उनको सेटल किया जाए एक जगह पे, ठीक है, और वो कंडीशंस भी जो उनको रहने के लिए दी जाती है वो भी इतनी ठीक थी नहीं। तो ये सारे कारण रहे, और भी, जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आम लोग हैं, किंग्स हैं, क्वींस हैं, राजा है, रानी है, पीजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल लोग, सोल्जर्स हैं, इवन वो भी अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स की या कंपनी की इन पॉलिसीज़ की वजह से वो है इफ़ेक्ट हुए, और उनके इंटरेस्ट को, उनके सेंटिमेंट के ये पॉलिसीज़ जो है वो अगेंस्ट गई। ठीक है, इसके बाद में इनका ये जो है स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इस पिक्चर में कि 1857 में नॉर्दर्न इंडिया में जो रिवोल्ट फैला, और उसका जो एक सीन देख लो इस पिक्चर में, वही यहाँ पे दिखाई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवाब लॉस देयर पावर। ये तो हम मतलब फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं या फिर 7th की एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं कि या अभी की जो हमारी 8th की उसमें पढ़ चुके हैं कि मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा जो थे उनकी पावर ख़त्म हो जा रही थी, धीरे धीरे वो अपना ऑनर और अथॉरिटी को खोते जा रहे थे, ठीक है, और फ्रीडम जो थी इन राजाओं की वो कम होती जा रही थी, रिड्यूस होती जा रही थी। इनकी आर्म फोर्सेस भी इतनी कोई खास ताकत नहीं बची थी कि ये ब्रिटिशर्स का जो है वो सामना कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर सके, और इनके रेवेन्यूज़ जो थी, टेरिटरीज भी इनसे लिया जा रहा था, ज़बरदस्ती लिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा, ठीक है, रेवेन्यू, टेरिटरीज। तो ये तो रूलर्स की कहानी है। बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज जो थी उन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने की, समझौता करने की कंपनी के साथ में, कि अगर हम समझौता कर लेते हैं तो हमारे इंटरेस्ट थोड़े जो है वो प्रोटेक्ट करेगी कंपनी। ऐसा कोशिश की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कंपनी से नेगोशिएट करने की कि कंपनी उनके जो अडॉप्टेड सन को रिकॉग्नाइज करे एज अ हायर, मतलब अगर इन द सेंस उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके किंगडम का जो सक्सेसर होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, वो उनका अडॉप्टेड सन उसको रिकॉग्नाइज करे कंपनी, ऐसी वो चाहती थी कंपनी से। इसी तरीके से नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, वो भी कंपनी से जो है वो चाहते थे कि कंपनी उनको भी रिकॉग्नाइज करे उनके फादर के डेथ के बाद में एज अ मेल हायर। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इनकी सारी जो समझौते वाली बात थी वो कंपनी मना कर देती है, क्योंकि कंपनी तो खुद को सुपीरियर समझ रही है ना, उसके पास में कॉन्फिडेंट आ चुका है, कंपनी के पास में मिलिट्री पावर है, अच्छी खासी सुपीरियरिटी है, तो वो क्यों इनकी बात सुनेगी, ठीक है, इन रूलर्स की बात क्यों सुनेगी, यही बात है। तो अब इनकी ये बात तो साथ में समझ में आती है कि एक तो वहाँ पे जो मुग़ल रूलर है उनका तो हम समझ चुके हैं कि किस तरीके की सिचुएशन में, बाकी जो रीजनल रूलर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नेगोशिएशन की, लेकिन कंपनी इनके नेगोशिएशन करना नहीं चाह रही है। अब अवध एक लास्ट टेरिटरी बची थी जिसको अनेक्स करना था। अनेक्स मतलब कि उसको कंट्रोल करना था, उसको अपने कंट्रोल में लेना था। 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो जाती है अवध के ऊपर, और 1856 में इसको भी अपने अंडर में ले लिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब जो जनरल था, गवर्नर जनरल डलहौजी, वो डिक्लेयर करता है कि अब टेरिटरी जो है वो किसके अंडर में आ चुकी है, ब्रिटिशर्स के अंडर में, कंपनी के अंडर में आ चुकी है। किसकी टेरिटरी? अवध की, और अब वो एडमिनिस्टर करेगी कंपनी, ठीक है। कंपनी इवन बिगेन
टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। देखो थोड़े बहुत छोटे छोटे रूलर्स तो थे सही, ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इन्होंने मुगल्स को ख़त्म करके अपना राज इस्टेब्लिश कर लिया था। थोड़े बहुत रूलर जो है रीजनल रूलर्स कह सकते हैं कि जब मुगल रूलर छोटे छोटे हिस्सों में बट रहा था, टूट गया था, तो उसमें भी रूलर्स तो थे ही सही ना। तो ये कंपनी चाह रही थी कि हम इनका पूरी तरीके से खात्मा कर दें कि पूरी तरीके से डायनेस्टी को ख़त्म ही कर दें। और जो मुग़ल किंग के नेम थे वो इन्होंने कैसे कैसे कम करना स्टार्ट किया कि जो मुग़ल किंग के नाम हुआ करते थे कॉइन्स के ऊपर उनके, वो भी कंपनी ने हटाना स्टार्ट कर दिया। 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी था उसने बहादुर शाह जफ़र की डेथ के आफ्टर ये अनाउंस कर दिया कि फैमिली जो होगी वो किंग की उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से दूसरे दिल्ली के बाहर वाले एरिया में उनको रहने का मतलब कि दिया जाएगा। तो मतलब किसकी, बहादुर शाह जफ़र की डेथ होने के बाद में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया कि इनकी जो फैमिली रेड फोर्ट में रहती थी उनको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड करता है कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुग़ल रूलर है, और इसकी डेथ के बाद में क्या होता है कि कोई भी इनका जो डिसेंडेंट होगा मतलब उत्तराधिकारी होगा, इनका सन वगैरह जो भी होगा, उसको हम बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे किंग की तरह। ठीक है, अब हमारे अंडर है पूरी टेरिटरी, इनका भले ही सन कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम राज करेंगे अब इनके बाद में। ठीक है, ऐसा हो गया। और जो भी हायर होगा सक्सेसर डिसेंडेंट होगा उसको हम प्रिंस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, सिर्फ उसको किंग हम नहीं मानेंगे। ठीक है, पीजेंट और सिपोई, ये तो रूलर्स की बात चल रही है कि ये रूलर्स के साथ में बिल्कुल ही मतलब कि उनका कंट्रोल होने ही नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके पास में जो भी है वो सब छीनना चाह रहे हैं कंपनी। चलो अब पीजेंट और सिपोई के साथ में क्या होता है। कंट्री साइड में तो पीजेंट और ज़मींदार जो थे वो रिसेंटेड हाई टैक्सेस दे रहे थे। ठीक है, मांगा जा रहा था उनसे, एक तरीके से बोल सकते हैं। और रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की बहुत ही एक सख्त मेथड जो है वो कंपनी उनके साथ में, अरे यार कंपनी का शुरू से फोकस रहा है कि रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू लेना है उन्हें तो कोई मतलब नहीं है पीजेंट से ज़मींदार से कुछ भी हो। ठीक है, तो वही है कि इनको रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है। बहुत सारे बेचारे लोन लेके उसमें फंसे हुए हैं मनी लेंडर के द्वारा। ठीक है, मनी लेंडर से इन्होंने लोन लिया हुआ है, उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे इनका लैंड इनसे खोता जा रहा है, जिस लैंड पे ये हज़ारों सालों से मतलब जनरेशन से ये उस लैंड पे काम कर रहे हैं, उस लैंड को ही कल्टीवेट कर रहे हैं, पर अब वो लैंड भी इनसे खोता जा रहा है, ये उस लैंड को भी लॉस्ट करते जा रहे हैं। इंडियन सिपाही के साथ में क्या होता है, पीजेंट के साथ में तो समझ में आता है कि ये फंसे हुए रेवेन्यू के चक्कर में, रेवेन्यू के साथ में इनके पास में पावर्टी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपना एक तो डेप्ट नहीं पे कर पा रहे हैं और ऊपर से रेवेन्यू देना है। सिपाही के साथ में क्या होता है कि जो इंडियन सिपाही कंपनी के अंडर में एम्प्लॉयड थे, ठीक है, वो अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी है, क्योंकि उनका जो पेमेंट है, अलोवेंसेज है और सर्विस जो है कंडीशन की वो अच्छी नहीं है। पेमेंट है, अलोवेंस है, कंडीशन है सर्विस की वो अच्छी नहीं है, इस वजह से वो खुश नहीं थे। दूसरी बात, जो ये अपने आर्मी जो सिपाहीज थे वो सोचते थे कि कंपनी जो है वो कोशिश करती है हमारे रिलीजन को वॉयलेट करने की, हमारी सेंसिबिलिटी, हमारे जो बिलीफ है हमारे गॉड के लिए, हमारे एक ट्रेडिशन कल्चर के लिए, वो हमारे कल्चर ट्रेडिशन को, रिलीजन को, ये कंट्री के नए रूल्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। जैसे कि क्या आपको विश्वास होगा कि जो लोग हैं बिलीव करते हैं, कंट्री के जो लोग हैं, आम लोग बोल सकते हैं, वो ये करते थे बिलीव कि अगर दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट, कि अगर वो दूसरी कंट्री में जाएंगे, मतलब एक मेरी कंट्री है फिक्स और उस कंट्री में मैं अपना काम करती हूँ, भले ही मैं आर्मी में हूँ भले ही, लेकिन अब मुझे भेजा जाता है दूसरी कंट्री में सर्व करने के लिए, तो वहाँ पे कोई दूसरा रिलीजन चलता है, ठीक है, दूसरे ट्रेडिशन कल्चर है वहाँ के, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा वहाँ के लोगों को उस टाइम पे सोचा होगा कि अगर मुझे वहाँ पे भेजा जाएगा तो मेरे रिलीजन है, मेरे जो बिलीफ है, मेरी सेंसिबिलिटी छीन जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली उनका ये जो डर था वो बिल्कुल सही समझ में आता है। सो व्हेन इन 1824 में सिपाही को कहा जाता है कि आप बर्मा में जाइए हमारी कंपनी के लिए फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, कंपनी के लिए फ़ाइट करने के लिए जाइए आप बर्मा में। अब बर्मा क्या है, म्यांमार को पुराना नाम बर्मा है, याद रखना। जैसे कालीकत था, कालीकत का कलकत्ता, कलकत्ता का कोलकाता हुआ, इसी तरीके से बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। तो वहाँ पे इनको कहा गया कंपनी के द्वारा कि आप हमारे लिए लड़ाई करने के लिए जाइए बर्मा में, बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जाने से, ऑर्डर मानने से मना कर दिया। तो 1856 में कंपनी पास करती है एक नया लॉ
ठीक है। कंपनी एक नया लॉ पास करती है कि जो भी पर्सन जो है हमारी कंपनी में आर्मी की सर्विस कर रहा है, एम्प्लॉयड है, उसको सारी चीज़ें जो है वो माननी पड़ेगी कंपनी की, और ओवरसीज़ जाके भी काम करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो, ठीक है, नहीं तो उसको पनिश किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे होती है। चलो इतना सब तो ठीक था। आगे क्या होता है कि सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड कि उनकी फैमिली के साथ में क्या हो रहा है, उनके साथ में जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सिपाही थे ना, वो इस चीज़ से भी डरे हुए थे कि उनकी जो फैमिली कंट्री साइड में रह रही है, वो क्या है, पीजेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है विलेजेस में रहती है कुछ लोगों की, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा था ना, उनका गुस्सा भी इनके अंदर में था, सिपाही के अंदर में, ठीक है। आगे बात आती है कि रिस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म्स। अब इनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनके रिफॉर्म्स आते हैं। पहली बात तो ब्रिटिश एक तो रूलर्स है, जितने भी राजा हैं, रानियां हैं, उनके ऊपर एक वो कर रही हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश। दूसरा सिपाही के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, पीजेंट्स और आपके जो बोल सकते हैं ज़मींदार, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, उनके ऊपर अत्याचार और नए नए लॉज। अब एक नया लॉ जो है, ब्रिटिश बिलीव करते हैं कि इंडिया सोसाइटी को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। किस तरीके से नया लॉ पास करती है कि जो सती प्रथा हो रही थी, सती की प्रैक्टिस हो रही थी ना हमारे जो इंडिया में उस समय पे, वो उसको बंद करने की, स्टॉप करने की एक लॉ लेके आते हैं। दूसरा लॉ इनकरेज करता है रीमैरिज ऑफ विडो। देखो आज के टाइम पे अगर हम ये देखेंगे ना, ये प्रैक्टिसेस की जो लॉ लेके आए ब्रिटिशर्स, एक आज के टाइम के हिसाब से सही है, लेकिन उस समय पे लोगों के बिलीफ कुछ अलग हुआ करते थे। डेफिनेटली ये सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बिलीफ जो है लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था, उनके रिलीजन फेथ से जुड़ा हुआ था बहुत ही स्ट्रांगली ये सारी चीज़ें। तो उनको हाथ लगाना नहीं चाहिए था ब्रिटिशर्स को। जैसे कि उन्होंने बंद कर दिया, जो सती की प्रैक्टिस हो रही थी उसको ऐसे लॉ लेके आए। फिर दूसरे लोग की जो विडोज़ हैं उनकी रीमैरिज करवाने का इनकरेज करा। दूसरा एक बड़ी ये बात हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो एक्टिवली प्रमोट की गई इंडिया में। ये दूसरे रूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, बट अब ये इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन लेके आए हैं, स्कूल्स होने लग गए हैं अब। 1830 के बाद में क्या होता है, कंपनी क्रिश्चियन मिशनरीज को फंक्शन करने के लिए कहती है। फ्रीली आप यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जो भी जहाँ भी रह सकते हो फ्रीली। कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज। और ऐसे लॉ बनाए गए 1850 में कि आसानी से आप कन्वर्शन कर सकते हो क्रिश्चियनिटी में कोई भी पर्सन आसानी से क्या कर सकता है, कन्वर्शन आज के टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, अगेंस्ट लॉ है। लेकिन उस समय पे ये ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे लॉ लेके आए कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो, क्रिश्चियन मिशनरीज प्रमोट हो, इनकी इंग्लिश एजुकेशन लैंग्वेज जो है वो प्रमोट हो, ठीक है। वही तो है कि हमें इन लोगों को अपनी तरह बनाना है। ये सारी इनकी जो पुराने कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीज़ें इनकी मोटिव था ऑब्वियसली। तो जो भी पर्सन इंडियन जो है वो कन्वर्ट होना चाहता था क्रिश्चियनिटी में, वो आसानी से हो सकता था, ठीक है, ऐसे लॉ लेके आइए। तो वही लोग सोचेंगे, इसे बहुत सारे इंडियंस ने सोचा कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो वो सह रहे थे, लेकिन अब उनके बिलीव्स पे, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर के ऊपर जो है ये लोग अपने लॉज को लेके आए और उनको भी उन्होंने एक तरह से तोड़ने की कोशिश की। तो ये सारी बातें सही नहीं थी। और अब लोगों के नज़रिए से देखें इस पूरे चीज़ को तो कैसा, चलो यहाँ पे 84 रूल्स की लिस्ट बताई जाएगी, लेकिन हमारे काम की है नहीं, एक स्टोरी दी गई है, पढ़ लेना, बट नॉट रिलेवेंट। यहाँ शुरू होता है कि म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबिलियन। ये म्यूटिनी क्या होता है? पहली बात तो म्यूटिनी कि जब सोल्जर्स जो होते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जाते हैं। अगेंस्ट में मतलब कि उनके जो आज्ञा नहीं मानते, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिसऑबे करते हैं, मतलब उनको मानते नहीं हैं, तो उसे म्यूटिनी कहा जाता है। म्यूटिनी एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई विद्रोह कर रहा है, ठीक है, तो उसे म्यूटिनी कहा जाएगा। तो अब म्यूटिनी कैसे पॉपुलर रिबिलियन में बदल जाती है वो देखते हैं। स्ट्रगल के बाद में रूलर्स और जो रूल नहीं भी कर रहे थे, नॉट यूजुअल, समटाइम ऐसे स्ट्रगल जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं, बड़े लेवल पे फैल जाते हैं। देखो लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है ना वो बिलीव करने लग गए थे कि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, कॉमन एनिमी हमारे सबका, ठीक है, क्या कॉमन एनिमी है, और सारे लोग एक समय पे
एक ही समय पे उस एनिमी के अगेंस्ट में खड़े हुए, ठीक है, एक ही समय सारे लोग उस एक एनिमी के अगेंस्ट में खड़े हुए। फॉर अ सच अ सिचुएशन टू डेवलप, इस सिचुएशन को डेवलप होने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस सिचुएशन के आसपास। और ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट हुई भी सही बाद में, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट जो था हमारे इंडिया का 1857 में, वहाँ पे हज़ारों मतलब हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ब्रिटिश का कंपनी का 100 साल का करीबन हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कर चुके थे वो। और इसके बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ही रेबिलियन, मैसिव रेबिलियन फेस करती है, जो कि स्टार्ट होता है 1857 में। मैंने बताया ना कि कंपनी को क्या हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली है, बहुत सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर ली है, कुछ लोग मान भी रहे हैं, तो अब ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही चीज़ है भुगतनी पड़ी। देखो 1857 में क्या होता है, सिपाही जो है वो म्यूटिनी करते हैं। वो म्यूटिनी शुरू होता है मेरठ से, ठीक है, मेरठ से शुरू होता है, और लार्ज नंबर ऑफ लोग अलग अलग सेक्शन के सोसाइटी के वो इस रिबिलियन में खड़े होने लगते हैं, इस रिबिलियन को और बढ़ाने लगते हैं। सम रिगार्ड्स इट एज अ बिगेस्ट आर्म रेसिडेंस इन कॉलोनिज्म। 19th सेंचुरी का ये सबसे बड़ा आर्म रेसिडेंस था कि जब आर्मी के जवानों ने, सिपाही ने इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 19th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस था, ठीक है, याद रखना। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, देखो 8 अप्रैल 1857 में यंग सोल्जर था मंगल पांडे, ठीक है, यंग सोल्जर मंगल पांडे, जिनको मार दिया गया था, ठीक है, फांसी देके मार दिया गया था इन्हें। क्यों मार दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो बराकपुर के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अटैक किया था, इस वजह से। कुछ दिनों बाद में कुछ सिपाही के रेजिमेंट जो है मेरठ के, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आर्मी की ड्रिल करना, ठीक है, कार्ट्रिजेस, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये जो कार्ट्रिजेस है ना, नई नई कार्ट्रिजेस जो हैं, उनके ऊपर ये काऊ और पिग का फैट जो है उसको कोट करते हैं, मतलब उसके ऊपर जो परत होती है ना उसे लगाते हैं कार्ट्रिजेस के ऊपर, इस वजह से कि ये हमारे, देखो रिलीजन में, हमारे रिलीजन में क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम नहीं ये करते हैं कि काऊ का और सारी चीज़ें जैसे मीट वगैरह का, तो इस वजह से ये हमारे सेंटिमेंट के खिलाफ है। तो सोल्जर्स भी रेसिस्ट कर जाते हैं कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट को क्यों कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं सेंटिमेंट को। बहुत सारे जो रिस्पॉन्स आते हैं दूसरे सोल्जर्स के भी मेरठ में से, वो क्विट एक्स्ट्रा, जैसे कि 10 मई में सोल्जर्स मार्च करते हैं जेल इन मेरठ, तो इन्होंने मना कर दिया हम ये नहीं करेंगे, तो 85 सिपाही को सर्विस से निकाल दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। क्यों जेल में भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने ऑफिसर्स की आज्ञा को नहीं माना। ये 9 मई को हुआ था 1857 में। फिर सोल्जर मार्च करने लग जाते हैं जेल इन मेरठ, एंड फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है सिपाही को जेल से, ठीक है, रिलीज़ द इम्प्रिजन सिपाही को रिलीज़ किया जाता है। और फिर ये बाहर निकलते ही अटैक करना लग जाते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। बहुत सारे ब्रिटिशर ऑफिसर को मारते भी हैं, मतलब मार दिया जाता है, और उनकी गन्स को कैप्चर कर लिया जाता है, बिल्डिंग्स को जला दी जाती है, ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज़ को जला दी जाती है, और ये डिक्लेयर कर देते हैं वार ऑन फिरंगीज़। देखो बहुत ही एक बोल सकते हैं पॉपुलर वर्ड है ये ब्रिटिशर्स के लिए, फिरंगीज़। तो फिरंगी कौन है, फॉरेनर्स जो हैं, इनके लिए ये बताया गया है, ये टर्म यूज़ की गई है सोल्जर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, सोल्जर्स डिटरमिन्ड थे कि हमें एक नया रूलर चाहिए, हमें इनका रूल कंट्री में से ख़त्म करना है, बिल्कुल ब्रिटिशर्स का इनको भगाना है हमारे यहाँ से। उस समय पे इतना बड़ा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था इनके खिलाफ, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, सिपाही ने। बट वो सोच रहे थे कि ये रूल कौन करेगा हमारे लैंड के उस पर इनके बाद, ठीक है। तो उनके पास में आंसर था क्लियर कट कि जो मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनको हम फिर से री इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, दिल्ली पे। इनको हटा के, ब्रिटिशर्स को हटा के हम जो है बहादुर शाह जफ़र को वापस री इंस्टॉल करेंगे। और जो मेरठ के सिपाही थे
जो मेरठ रोड ऑल नाइट 10 मई को टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग। ये पहुंच जाते हैं दिल्ली पे और न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल वो सब जगह फैल जाती है। और जो रेजिमेंट थे वो स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिलीजन, वो भी सारे रिबिलियन में पार्ट लेने आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स ऑफिसर को मार दिया जाता है, बहुत आर्म और एम्यूनिशन सीज किए जाते हैं, बिल्डिंग को जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। फिर ये लोग जो हैं वो कहते हैं बहादुर शाह ज़फ़र को कि आप हमारे लीडर हैं और आपको ये जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपनी आर्मी को लेके जो है बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे रिबिलियन में जो है साथ देना पड़ेगा। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र को एक लीडर की तरह ये बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखो बहादुर शाह ज़फ़र की जो है एज हो चुकी थी, मतलब वो थोड़े से बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे। तो उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट किया इस डिमांड को और उन्होंने लेटर्स लिखे। ठीक है, सारे जितने भी चीफ थे, रूलर्स थे कंट्री में जो काम कर रहे थे, देखो भले ही मुग़ल एम्पायर टूट गया था अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर रूलर जो है बहादुर शाह ज़फ़र, वो सारे जो रीजनल रूलर हैं उन्हें नोटिस देते हैं, लेटर लिखते हैं कि आप अपनी अपनी आर्मी के साथ में जो है हम एक कॉन्फिडेंसी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और इनके अगेंस्ट में क्या होते हैं, खड़े होते हैं, इनसे लड़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर से लड़ते हैं। तो ये जो बहादुर शाह ज़फ़र का जो ये एक स्टेप था ना, इसके बहुत अच्छे इम्प्लीकेशंस हुए। ठीक है, बहुत ही अच्छे इम्प्लीकेशंस हुए और मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही लास्ट पार्ट को रूल करी थी। छोटे रूलर्स हैं, चीफ्टेंस हैं, डिफरेंट अलग अलग टेरिटरी को कंट्रोल कर रही थी। तो भले ही उनके ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, लेकिन काम तो वही कर रहे थे ना एज अ रूलर की तरह। तो ये सारे उनको रूल वो करते हैं और वो सारे जो रीजनल रूलर है वो भी इस रिबिलियन में अब क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ हो सकता है, मतलब ये लोग हमारे खिलाफ जो है संगठन बना के कॉन्फिडेंसी बना के जो है खड़े हो सकते हैं और हमारे खिलाफ रिबिलियन स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने जो सोचा, दे थॉट द डिस्टर्बेंस कस्ड बाय कज ऑफ कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन, कि ये सारे जो सिचुएशन जो है ना हुई है कार्ट्रिजेस की वजह से। अब बट बहादुर शाह ज़फ़र का एक डिसीजन जो है ना उसने पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया था। ठीक है, एक लेटर ने कि इन्होंने सब रीजनल रूलर्स को लेटर लिखा, आप सब बाहर आइए, हम सब साथ में मिलके क्या करते हैं, इन सबको बाहर निकालते हैं ब्रिटिशर्स को। और जो लोग थे ना उनके अंदर भी एक होप जो है आने लगी, एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि शायद अब समय आ चुका है। ठीक है, कितने साल हो गए थे इनको ब्रिटिशर्स के अंडर में और इनको पता नहीं था कि अभी तो और भी होना होगा, लेकिन फिर भी एक होप हमारे अंदर, एक कॉन्फिडेंस कि करेज कि हम इनके खिलाफ जो है वो खड़े हो सकते हैं। अब रिबिलियन जो है वो स्प्रेड होता है, जैसे ब्रिटिशर्स को दिल्ली से हटा दिया जाता है। ठीक है, और इनकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर रीइंस्टॉल होने की। एक वीक तक तो इनकी हिम्मत ही नहीं हुई, ब्रिटिशर्स के उनको हटा दिया गया। पूरा कंट्रोल जो है सिपॉय का है, रूलर्स का है उसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, रेजिमेंट के बाद में रेजिमेंट म्यूटिनी करते जा रहे हैं। ठीक है, विद्रोह करते जा रहे हैं इनके खिलाफ में। और ये कहाँ से, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वहाँ पे एक नोडल पॉइंट बन गए थे ये। ठीक है, लोग जो है वो टाउन से, विलेजेस से रिबिलियन में जुड़ने लग जाते हैं। लोकल लीडर, ज़मींदार, हर कोई जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नाना साहेब जो कि अडोप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर में रहते थे, वो भी अपनी आर्मी को गैदर करते, इकट्ठा करते हैं फोर्सेस को और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स को घेर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सिटी। एंड कुछ और लोगों के नाम भी आएंगे, जिसमें बिरजेस कदर है जो कि सन ऑफ डिपोज्ड वाजिद अली शाह के जो है ये सन है बिरजेस कदर, ये भी अपने आप को नया नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। ये सारे लोग वही हैं जिनको सब्सिडरी अलायंस के अंडर में या फिर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के अंडर में इनको राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। ठीक है, ये सारे अब खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नवाब डिक्लेयर कर देते हैं, सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ के जितने ब्रिटिशर्स थे अपनी आर्मी को लेकर उनको घेर लेते हैं। ये सारी सिचुएशन वहाँ पे हो रही थी। अब जो ये बहादुर शाह ज़फ़र, इनकी जो मदर थी, किनकी मदर,
ये ब्रिटिश कदर की, वो भी बेगम हज़रत महल जो थी वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन सारी ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और जो रानी झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी इनके खिलाफ रिबेलियन सिपाही के साथ में मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे जो कि जनरल थे नाना साहेब के, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मंडला रीजन में मध्य प्रदेश की रानी थी अवंती लोधी रामगढ़ की, उन्होंने भी आर्मी लीड करी, जिसमें 4000 जो जवान थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उन्होंने भी ये पार्टिसिपेट किया इस वॉर में, रिवोल्ट में। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना कि कौन कौन रिवोल्ट में जो है वो आ रहा है और रिवोल्ट कैसे कैसे फैला सिपाही के थ्रू। फिर बाद में पीजेंट्स ने भी स्टार्ट कर दिया पार्टिसिपेट करना, जो आपके आम लोग थे, जनता, हर विलेजेस जो है। और फिर बाद में रूलर्स जो है, सबको चिट्ठी लिखी जाती है, लेटर लिखा जाता है बहादुर शाह जफ़र के द्वारा, फिर वो भी इसमें जुड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक रिवोल्ट जो है वो बहुत बड़ा एक रेबिलियन बन जाता है। देखो, ब्रिटिश ग्रेटली आउट नंबर द रिबेल फोर्सेस और दे वर डिफीटेड नंबर ऑफ बैटल्स में हार चुके थे। और ये कन्विंस करता है लोगों को कि ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन। लोगों को एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, राजा जो है इन ब्रिटिशर्स को घेर लिया गया है, दिल्ली से हटा दिया गया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो जुड़ने लगते हैं इससे, और सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाती है कि पॉपुलर रिबेलियन डेवलप हो जाता है। अवध रीजन में पर्टिकुलर अगर बोला जाए तो अवध रीजन में इतना बड़ा हो जाता है रिबेलियन। ऑन 6 अगस्त 1957 में लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टिटलर जो है वो इनके कमांडर इन चीफ को एक्सप्रेस करता है इनका डर। किस तरीके से? ये कहता है कि हमारे जो मैन है उनको वह क्राउडेड, उनको घेर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, मतलब, और एंडलेस फाइटिंग चल रही है, शायद कब तक चलेगी पता नहीं ये फाइटिंग। और हर विलेज जो है हमारे अगेंस्ट में खड़ा है, इवन ज़मींदार भी जो है हमको अपोज कर रहे हैं, ऐसा डर जो है ये व्यक्त करते हैं अपने कमांडर इन चीफ से। अब बहुत सारे लीडर्स जो थे वो आते हैं, जैसे कि अहमदुल्ला शाह है, मौलवी है फैज़ाबाद के, फिर यहाँ पे गाजीज जो हैं गाजी से, दिल्ली के लार्ज नंबर ऑफ गाजी रिलीजन वॉरियर है वो भी आते हैं। भक्त खान जो कि सोल्जर थे बरेली के, वो भी इसमें जुड़ते हैं और मिलिट्री लीड करते हैं रिबेलियन में। और बिहार में से ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह वो भी ज्वाइन करते हैं इस बैटल को। और क्या है कि कंपनी फाइट बैक। चलो, ये तो सारा मैंने बताया कि इंडिया के लोग जो हैं सारे, मतलब कि रूलर से लेके तो पीजेंट से लेके तो सिपाही से लेके जितने भी लोग हैं, वो ज़मींदार हो, वो छोटे छोटे मिलिट्री के जवान हो, कोई भी हो, सब कोई इस रिवोल्ट में जो है वो ब्रिटिशर्स को इतना कंट्रोल करने की कोशिश या फिर उनके अगेंस्ट में बिल्डिंग्स जला देना, उनको मार देना, उनको घेर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब कंपनी का क्या इसमें रोल आता है, कंपनी कैसे इनको फिर से क्या करती है, अपनी पावर को रिंस्टॉल करती है दिल्ली के ऊपर। देखो, अननोड द स्केल ऑफ द अपीवल, कंपनी जो है ना वो आर्मी बुलाती है इंग्लैंड से इंग्लैंड से वापस ये रीइंफोर्समेंट करती है और नए लॉ जो है वो पास करती है ताकि रिबेलियन को कुड बी कन्विक्टेड विथ ईजी से हम इसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया फिर से ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब कंपनी के द्वारा। कब? सितंबर 1857 में। और जो बहादुर शाह जफ़र थे जिन्होंने सबको इकट्ठा किया था रिबेलियन में, बट उनको भी कोर्ट में एक बार ट्रायल किया गया और फिर बाद में उम्र कैद की जो है सज़ा सुना दी गई। इनकी वाइफ को भी हज़रत महल को भी क्या भेज दिया गया प्रिजन में, रंगून में, और अक्टूबर 58 में, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र की फिर डेथ हो जाती है रंगून की जेल में 1862 में। ये थी दुखद कहानी। उसके बाद में आता है कि जो दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, अब ब्रिटिशर्स 2 साल तक लड़ाई लड़ी इन के खिलाफ। देखो, रिबेलियन जो है इन्होंने दिल्ली को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन इतना आसान नहीं था कि इतने बड़े एरिया में हर कोई लोग जो है हमारे अगेंस्ट में खड़ा है उसको कन्विंस करना और उसको जो है कंट्रोल करना। तो ये रिबेलियन करीबन 2 साल तक चला। उसके बाद में भी 57 से 59 तक जो है ये चला। ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की। जो लक्ष्मीबाई थी उनको भी हरा के फिर मार दिया गया जून 1857 में। फिर आपकी जो रानी अवंतीबाई थी जो कि MP से थी, उनको भी मार दिया गया, ठीक है। फिर
फिर ये जो तात्या टोपे थे वो इस्केप कर गए थे जंगल से, सेंट्रल इंडिया के जंगल से इस्केप कर गए थे, भाग गए थे, बट कंटिन्यू टू फाइट, गोरिल्ला वार जो है ये लड़ रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ कुछ ट्राइबल लोगों के साथ में सपोर्ट से ये वॉर लड़ रहे थे। फिर भी इनको भी कैप्चर कर लिया गया और इनको भी किल कर दिया गया 1859 में। ये सारी सिचुएशन, और मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, अब जो बड़े बड़े रूलर्स हैं ना, क्योंकि लोगों में हिम्मत कहाँ से आई है इन रूलर्स की वजह से कि ये कह रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं इनको कंट्रोल, तो पहले इनको ख़त्म करें, तो लोग जो है आम जनता ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगी, चुपचाप बैठ जाएगी। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश अर्लियर इनकरेज, जैसे कि पहले रिबिलियन हुआ था शुरू, ठीक है, उनको लोगों को इनकरेज किया गया था, पीजेंट इनकरेज हुए, आम लोग जो है वो इनकरेज हुए इनके खिलाफ। ऐसे ही फिर जब बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जाने लगा तो लोगों में फिर से जो है वो एक डर बैठ गया कि ब्रिटिशर्स हमें भी मार देगी, ये सारी चीज़ें। अब ब्रिटिश ने ट्राई किया बेस्ट कि हम लोगों की लॉयल्टी को वापस दे दें, उनके विश्वास को वापस दे दें, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। और फिर उन्होंने अनाउंस किया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चलो छोड़ो, काम की नहीं है। यही सब चीज़ें बताई जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ सिपॉइज़ है, रिबिल्स है, या आपके नवाब हैं, राजा हैं, उन सबको डेथ दे दी गई, मतलब कि मार दिया गया, या उनको जो है वो बोल सकते हैं फांसी दे दी गई। ये सारी चीज़ें हुई। फिर ब्रिटिशर्स हैड रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल फिर से होता है 1859 में। लेकिन इस रिवोल्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। 1857 के रिवोल्ट ने बहुत बड़ी जो है तस्वीर बदलती थी, क्योंकि अभी तक कौन रूल करा था हमारे ऊपर, कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे ऊपर रूल कर रही थी। लेकिन अब 1857 के बाद में किसका रूल होगा हमारे ऊपर? डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का, डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल हमारे ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास न्यू एक्ट। 1858 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक नया एक्ट पास करती है, जिसमें कि जितनी भी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी वो सारी अब आ जाती हैं ब्रिटिश क्राउन के पास में। डायरेक्ट इंग्लैंड से रूल चलेगा अब, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है, और ये कहते हैं कि हम मेंबर बनाएंगे ब्रिटिश कैबिनेट जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा उसको गवर्नेंस, इंडिया के गवर्नेंस के लिए। गवर्नर जनरल इंडिया का अब से हो जाएगा वॉइस रॉय, ठीक है। गवर्नर जनरल से क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट उसका पोस्ट हो जाएगा वॉइस रॉय, और जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, जो इंग्लैंड का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे इंडिया को कंट्रोल करने वाला, या फिर मोस्ट ऑफ द जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था वो पार्ट को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? वॉइस रॉय होगा। ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा लॉज में क्या आते हैं ये कि सारे जो रूलिंग चीफ्स हैं उनको अपनी टेरिटरी का पूरा अश्योरेंस है कि उनकी टेरिटरी को फ्यूचर में अनेक्स नहीं किया जाएगा। मतलब ब्रिटिशर्स अब उनके टेरिटरी को नहीं हाथ लगाएगी। जितने भी रूलर्स एग्जिस्ट कर रहे थे ना उस समय पे, अपनी टेरिटरी के साथ में खुश रहो, बट आपको अपनी हमारी बात माननी पड़ेगी। आपके जो मेल हायर्स हैं उनको भी हम जो है रिकॉग्नाइज़ करेंगे, भले ही वो आपके अडॉप्टेड सन हो, आपके रियल सन हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स अब मानने लग गए हैं। क्या मानने लग गए हैं कि एक तो आपका जो है टेरिटरी को हम नहीं छीनेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिसाइड किया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं ना वो हम आर्मी में अब नहीं करेंगे, मतलब इंडियन सोल्जर को रिड्यूस करेंगे, जितने कम होंगे उतने, और यूरोपियन सोल्जर्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, आर्मी में बढ़ाएंगे। साथ में जितने भी बिहार, अवध और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनके रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट में, मतलब उनके बजाय हम गुरखाज और सिख और पठान्स को हमारी आर्मी में इनको लेंगे, रिक्रूट करेंगे। फिर जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी जो है ली गई है हमारे द्वारा लार्ज स्केल पे, उन सबको एक हॉस्पिशियस और सस्पेंशियस और हॉस्टिलिटी के साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा उनके साथ में, ठीक है। ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि जो कस्टमरी उनके रिलीजन्स हैं, आम जनता के, आम लोगों के, उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी प्रैक्टिसेस है, सोशल प्रैक्टिसेस, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके सेंटिमेंट को हम जो है हर्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। और फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे और ज़मींदार जो थे उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि आपसे आपके लैंड के राइट्स जो हैं वो नहीं छीने जाएंगे, आपके पास पूरे राइट्स रहेंगे आपके लैंड के, ठीक है। ये बात तो मैंने समझा दिया। और आपके अडॉप्टेड सन जो होंगे उनको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे एज अ रूलर, ठीक है।
ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट कहाँ पे बने थे। एक तो फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, दिल्ली, यहाँ से कुछ दूसरे सेंटर्स भी थे रिवोल्ट के, जहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अच्छा चैप्टर था, अच्छे से पढ़ना इसे। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।